कैप्टन संजय कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था। हिमाचल के वीर प्रिय प्रदेशवासियों, हमारा महान देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस शुभ अवसर पर हम उन सभी देशभक्तों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया और कुर्बानियां दी। प्रदेश के अनेक वीर सपूतों ने आजाद हिंद फौज में शामिल होकर आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे प्रदेश के लोगों ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिया है। कम आबादी के बावजूद हमारे प्रदेश के जवान भारी संख्या में सैन्य बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हिमाचल के वीरों को 4 परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश का पहला परमवीर चक्र भी कांगड़ा जिला से संबंध रखने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। उनके अलावा कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था। हिमाचल के वीर सैनिकों पर हमें गर्व है कि उनका बलिदान अमर रहेगा और हमें प्रेरणा देता रहेगा। आज भी प्रदेश के हजारों युवा देश की सेना और अर्धसैनिक बलों में शामिल होकर देश सेवा कर रहे हैं। मैं उन सभी के प्रति अपनी और प्रदेश की जनता की ओर से सम्मान प्रकट करता हूं। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने सेवा में 3 वर्ष और 8 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवधि में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों का अभूतपूर्व विकास किया है। सत्ता संभालते ही हमने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया था। व्यवस्था परिवर्तन के परिणाम सामने आ रहे हैं। जब समाज की अंतिम पंक्ति में व्यक्ति तक सरकार बिना मांगे सहायता पहुंचाए तो यही व्यवस्था परिवर्तन है। जिसकी समाज में कोई आवाज नहीं है उसकी आवाज बनकर सरकार उनके साथ खड़ी हो, यही व्यवस्था परिवर्तन है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस संकल्प को धरातल पर उतारा है। अनाथ बच्चों, विधवा बहनों और एकल महिलाएं, किसानों, बागवानों तथा युवाओं के लिए अनेक योजना तैयार कर उन्हें लागू किया गया है। इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है और उनकी जीवन बदल रहा है। हमारी सरकार ने वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश को सबसे अमीर राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक संकट की चुनौती को पार करते हुए हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल 8 महीने और 4 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मेरे मन में हिमाचल के हित सबसे ऊपर नहीं रहे हों। 10 साल से लटके किसाऊ डैम के निर्माण को लेकर हमारा फैसला स्पष्ट था कि हमारे प्रदेश से बहकर जाते हुए पानी का लाभ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को अवश्य मिले, पर उससे बिजली पैदा करने के लिए बनने वाले प्रोजेक्ट का खर्चा हिमाचल क्यों उठाए। पिछली सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का खर्चा उठाने की जो बात मानी थी वह हमें मंजूर नहीं थी। एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमें इस 16 जून को मिली जब इस प्रोजेक्ट के पावर कंपोनेंट का पूरा खर्चा उठाने की हमारी बात पानी का लाभ प्राप्त करने वाले प्रदेश मान गए। इस परियोजना के बनने के बाद हर साल 100 करोड़ यूनिट बिजली पैदा होगी। आज के रेट के हिसाब से इससे लगभग 600 करोड़ रुपए की आय प्रत्येक वर्ष प्रदेशवासियों को होगी। किसाऊ के अलावा JSW से
18% की पावर रॉयल्टी के केस को भी सुप्रीम कोर्ट में हमने जीता, जिससे हर साल हमें 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हो रही है। वाइल्ड फ्लावर हॉल का मालिकाना हक हमने लड़कर जीता, इससे भी प्रदेश के खजाने में 401 करोड़ रुपया आया। आज हम बहुत ईमानदारी और मेहनत से भाखड़ा में अपने बकाए हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस में भी हम जीत के करीब पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार शानन, बैरासूल, बाटरसस, चंडीगढ़ पर अपने हिस्से को लेकर भी संघर्ष जारी है। मेरा विश्वास है इन सभी से हमारे प्रदेश के हितों की रक्षा होगी। एक बात मैं यहाँ और कह दूं कि इन सभी मुद्दों पर पिछली भाजपा सरकार ने उदासीनता दिखाई, लेकिन हमारी सरकार का संकल्प अटूट है कि हम कभी भी प्रदेश के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यह व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम ही है कि हमने प्रदेश के हितों की रक्षा की और पहली बार प्रदेश के हक की बात को जोर शोर से केंद्र सरकार और कोर्ट के सामने रखा। मेरा मानना है अगर हमें हमारे अधिकार मिले और हमारे राज्य द्वारा पूरे देश को दी जाने वाली इकोलॉजिकल सर्विसेज जैसे पानी, मिट्टी, साफ हवा और जलवायु संरक्षण का उचित मुआवजा मिले तो हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार ने इन सेवाओं का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन किया, जो करीब 90,000 करोड़ रुपया है। हम साल 2032 तक विकसित, संपन्न और आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को साकार कर सकते हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सभी चोर दरवाजों को बंद करने का प्रयास किया है। हम हर उस चोर दरवाजे को बंद कर रहे हैं जहां से प्रदेश की संपदा को लूटा जाता रहा है। हमारी सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हम साफ नियत और पूरे समर्पण के साथ प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिछली भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिनकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। हमारी सरकार का साफ संदेश है, कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछली भाजपा सरकार ने बद्दी में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर करीब 5,000 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव में अपने मित्रों को बांट दी। इसी तरह हिमकेयर योजना में पुरुषों की बच्चादानी के ऑपरेशन जैसे ऐसे बिल बनाएंगे जो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह प्रदेश की जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। जब तक ऊपर से किसी का संरक्षण न हो तब तक भाजपा प्रदेश की संपदा की ऐसी लूट नामुमकिन है। इसलिए पिछली भाजपा सरकार को इन मामलों पर प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की है। हमारा मानना है जो व्यक्ति ईमानदार है उसे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि किसी ने प्रदेश की जनता का पैसा लूटकर संपत्ति बनाई है तो उस संपत्ति को जब्त कर गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। हमारा मानना है कि प्रदेश के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का हक है, जिन्हें किसी भी कीमत पर लूटने नहीं दिया जाएगा। हमने जब सत्ता संभाली थी, वित्त वर्ष 2022-23 में प्रदेश भर में 76,700 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके अलावा प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां भी पिछली भाजपा सरकार छोड़कर गई। या आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा
वर्ष 2023 और 25 में देखेगी और हमने इसका सामना हिम्मत और संवेदनशीलता से किया। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद आपदा प्रभावितों को देश का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज दिया। आपदा में पूरी तरह से टूट चुके मकानों के पुनर्निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाती थी, को बढ़ाकर हमने अपने संसाधनों से 8,50,000 रुपया किया। इसी प्रकार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान पर सहायता 12,500 रुपए से बढ़ाकर 1,05,000 रुपया की गई। मैंने और मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने खुद मौके पर जाकर राहत और पुनर्वास कार्यों को देखा। प्राकृतिक आपदा के लिए दिया गया पैकेज ही असली व्यवस्था परिवर्तन है। हमारी सरकार ने प्रदेश में पहली बार एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाया है और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया है। 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 1952 से संविधान के आर्टिकल 275(1) के अंतर्गत प्रदेश को मिल रही 8 से 10,000 करोड़ रुपए की आरडीजी को बंद कर दिया है। केंद्र सरकार का इरादा था कि हमारा राज्य इस आर्थिक संकट से उबर नहीं सके, लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, प्रदेश इस वित्तीय संकट से बाहर आ चुका है। हमारे प्रयासों से आज प्रदेश आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। यह बहुत खेद की बात है कि केंद्र सरकार के नेता बार बार यह टिप्पणी करते हैं कि हमारी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों का वेतन और पेंशन नहीं दे पा रही है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि वित्तीय अनुशासन लाने के लिए ऐसा सिर्फ एक बार 6 दिन के लिए किया गया था। हिमाचल प्रदेश अब अपने पांव पर खड़ा हो चुका है। मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि 65 से 70 साल के पेंशनरों का पूरा एरियर हमने दे दिया है और धीरे धीरे बाकी बकाया भी दे दिया जाएगा। यह पहली बार है कि हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का दृष्टिकोण अपनाया है। पहली बार अच्छी शिक्षा के लिए घर के नजदीक सीबीएसई स्कूल शुरू करने की पहल की गई है। प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू किया गया है, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। अब तक 24,000 से अधिक बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सीबीएसई स्कूलों में दाखिला लिया है। मेरे दृढ़ विश्वास है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। हमारी सरकार गांव में रहने वाले किसानों और भाइयों और बहनों के विकास व उनकी आय में बढ़ोतरी को लेकर कृत संकल्प है। मेरा मानना है कि हम यह व्यवस्था करनी होगी कि गांव में रहकर एक परिवार 20 से 25,000 रुपया कमा पाए। इसके लिए हमने व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से गांव में खेती, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और स्वरोजगार के क्षेत्र में अनेक नए कदम उठाए हैं। प्रदेश में पहली बार प्राकृतिक खेती की उपज पर एमएसपी देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई सरकार कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 150 रुपए प्रति किलो दे सकती है? क्या किसी सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगे गेहूं पर 80 रुपया और मक्की पर 50 रुपया प्रति किलो का समर्थन मूल्य देने का साहस दिखाया है? लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह कर दिया है। मुझे किसान भाइयों व बहनों की मेहनत और खेती में जंगली जानवरों, बंदरों व मौसम की मार के दर्द के बारे में पता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इन चुनौतियों के बीच हमारी किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। यह तभी होगा जब उपज का सही मूल्य सीधा किसानों के खाते में जाएगा। पशुपालन और डेयरी में तो इससे भी बढ़कर व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। पूरे देश में
दूध का सबसे अधिक खरीद मूल्य हमारे प्रदेश ने दिया है। मुझे कई लोगों ने सलाह दी कि जो मूल्य हम दे रहे हैं उससे बाजार भाव में विसंगति आ जाएगी, लेकिन मेरे मन में उन भाई बहनों के चेहरे थे जो गाय भैंस पालकर कड़ी मेहनत कर दूध का उत्पादन करते हैं। 31 रुपए से 61 रुपए प्रति किलो गाय का दूध और 46 रुपए से 71 रुपए प्रति किलो भैंस के दूध को खरीदने का सपना भी आज से 3 साल पहले कोई नहीं ले सकता था, लेकिन अब यह पैसा मेरे पशुपालक भाइयों के खाते में जाता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दूध की खरीद 1 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर लगभग 3 लाख प्रति लीटर हो गई है। साथ ही प्रदेश का पहला 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन की प्रोसेसिंग करने वाला आधुनिक प्लांट इस साल कांगड़ा जिला के ढगवार में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो जाएगा। कांगड़ा, उन्ना, चंबा, हमीरपुर के हजारों किसान भाई बहनों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। मैं आने वाले 2 सालों में सोलन, उन्ना, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर में भी दूध की प्रोसेसिंग पर 150 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा करता हूं। इन सुविधाओं के आने से हम 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध की खरीद कर पाएंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। खेतीबाड़ी और पशुपालन के साथ साथ हमने अपने बागबानों, मछुआरों के कल्याण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू कर मछुआरों को हर साल 3,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। कोल्ड स्टोरेज इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी को 70% से बढ़ाकर 80% तथा नाव की खरीद पर 70% सब्सिडी का प्रावधान किया गया। आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से बेहतर है। हमारे यहाँ ऐसे परिवारों की संख्या कम है जिनके सिर पर छत ना हो और जिन्हें 2 वक्त की रोटी करीब नसीब ना हो। फिर भी मैंने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण कर यह पाया है कि हमारे प्रदेश में भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकार की ओर से अधिक सहायता मिलनी चाहिए। साथ ही मुझे इन गरीब परिवारों में ऐसे परिवार भी मिले जिनके नाम बीपीएल में कभी थे ही नहीं। गरीब परिवारों की सही पहचान हो, इस उद्देश्य से हमने पिछले 1 साल में 8 चरणों में सर्वे किया और प्रदेश के 19 लाख परिवारों में से 1,80,000 परिवार ऐसे मिले जिनके प्रति सरकार को और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। ऐसे परिवारों की चयन प्रक्रिया को हमने डीसी के माध्यम से करवाया तथा डीसी ने ही इन परिवारों की सूची को नोटिफाई किया है। इन परिवारों को हम 2 अक्टूबर से एक नई योजना अपना परिवार सुखी परिवार योजना लाने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अगले 2 साल में इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। मैंने प्रदेश के सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि अगले 2 महीने में वे अपना परिवार सुखी परिवार योजना के हर एक परिवार की आवश्यकता को समझे, ताकि यह पता चल सके कि किस परिवार को किस तरह की मदद की जरूरत है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फोकस हम इन परिवारों पर करेंगे। इस योजना से हमारा अधिक ध्यान महिलाओं और जनजी के सदस्यों के लिए रोजगार से जुड़ी शिक्षा और स्वरोजगार पर रहेगा। हम ये देख रहे हैं कि अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत आने वाले परिवारों के 31 मार्च 2026 तक के कृषि ऋण बकाया पर सरकार किस प्रकार की राहत दे सकती है। मेरा यह प्रण है कि मैं इन 1,80,000 परिवारों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित रहूं। मैं एक बात यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनमें से आधे से अधिक परिवार पहले से ही बीपीएल सूची में हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बीपीएल की लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि बीपीएल परिवारों को मिल रही किसी तरह की सुविधा को हमारी सरकार कम नहीं करेगी। विपक्ष के कुछ नेता यह भ्रम फैला रहे हैं कि बीपीएल परिवारों की संख्या
हमारी सरकार कम करते जा रही है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। बीपीएल लिस्ट जैसी है वैसी रहेगी और उन्हें जो लाभ मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे। किसानों के साथ साथ बागवानों को समृद्ध बनाना भी हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारा राज्य देश की पहली बाग